वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास और पार्ट 12 वीडियो की है आप देख रहे हैं, जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। और जो रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 आया है टैक्स ईयर 2022 के लिए, उसमें जो चेंजेस जो चेंजेस फाइनल हुई हैं वो यहाँ लॉ में रेड में है। बाकी जो कंटेंट भी ब्लैक में है वो लॉ है जो पहले से चला हुआ आ रहा है। हम वैसे भी पार्ट 12 इस वीडियो के, इसमें हम प्रोसीजर के साइड पर आगे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैक्स फाइलिंग का क्या प्रोसीजर था, फिर टैक्स अथॉरिटीज़ ने अगर आपकी असेसमेंट करनी हो या अमेंडमेंट करनी हो, फिर उस पर अगर आपको अपील करनी हो उस पर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 137 में कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर टैक्सेबल इनकम हो इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स 113 की, शैल बी ऑन द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द टैक्स पेयर्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि टैक्स लॉ में हर एक चीज़ जो है, यानी पर्सन से लेके किस पर्सन ने टैक्स देना है, उस पर कैसे कैलकुलेट होना है, उसने कैसे रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी एक शख्स अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उस रिटर्न में अगर उसकी कोई एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो उस रिटर्न के साथ ही उसको पे करना होगा। और वही जो उस टैक्स अमाउंट की, सपोज करें अगर 20,000 एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो 20,000 एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी की ड्यू डेट वही डेट होगी जिस दिन वो रिटर्न फाइल करे। इसका मतलब है कि एक तरह से टैक्स पेयर पर छोड़ दिया गया है कि उसको बता दिया गया है कि हर साल इंडिविजुअल और एओपी ने 30 सितंबर, और अगर आप कंपनी चला रहे हैं प्राइवेट या सिंगल मेंबर तो उसकी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल होनी होती है। जब भी आप इससे पहले या इस दिन पर जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो सिस्टम में भी, आयरस में ऐसा सिस्टम बना है कि अगर एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी शो हो रही है तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। और इस सेक्शन की वजह से, अगर आप कभी सोचते थे कि ऐसा क्यों था या सिस्टम में ऐसा क्यों प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, तो वो इस सेक्शन की वजह से हुई थी कि लॉ कहता है, क्योंकि लॉ पहले आता है फिर रूल्स आते हैं फिर सॉफ्टवेयर आता है, तो लॉ ये कहता है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे साथ ही आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा कहता है वेर एनी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर अमेंड वगैरह हुआ है तो विद इन 30 डेज़ आपने पे करना है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 11 में देखा कि जब आपकी असेसमेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं तो वो फिर आपको 30 डेज़ देते हैं 137 का नोटिस देने के बाद। उसके हवाले से कुछ चेंजेस आई हैं। वो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल इन सबसेक्शन 2 shall not apply in case of assessment passed under 1 and tax payable as a result of order passed under shall be payable immediately। इसमें कुछ एक्सेप्शन बता रहा है। सेक्शन 124 जो है देख भी लेते हैं कि 124 गालिबन इससे रिलेट करता है कि अग्रीड अपॉन असेसमेंट। और यहाँ मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि चाहे आपको पूरा टैक्स लॉ ज़ुबानी भी याद हो, लेकिन जब भी किसी सेक्शन का जिक्र हो, किसी एसआरओ का जिक्र हो, किसी एग्जाम्शन का जिक्र हो, तो उसको लुकअप किया करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ख्याल से उस साल में टैक्स ईयर में वो सेक्शन उस तरह है जिस तरह आपको याद है, लेकिन हो सकता है उसमें चेंजेस आ गए हो। तो सेक्शन 124 कहता है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। और इस सेक्शन का मकसद ये है कि अगर कमिश्नर अपील के पास आप गए, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास गए, हाई कोर्ट गए या इवन सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कोई जजमेंट दी और वो जजमेंट टैक्स पेयर के अगेंस्ट आई, यानी उसके फेवर में नहीं थी, तो उसका जो टैक्स है वो फ़ौरन पेबल हो जाएगा। उसमें फिर 30 डेज़ नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 30 डेज़ तो आपको तब मिले थे जब आपको, जिसको हम कहते हैं प्यार से टैक्स वालों ने आपको कहा कि जी हम आपको नोटिस 137 का इशू कर रहे हैं और आपके पास 30 डेज़ है, या तो आप अपील कर लें कमिश्नर अपील को, और या फिर आप पेमेंट कर दें। तो जब आप उस ट्रैक पे चल जाते हैं अपील पे, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे फिर जो है आपको जैसी फैसला आएगा तो आपको पेमेंट करनी होगी। अब ये बात टैक्स लॉ में लिखी नहीं थी, तो इस बात को बहुत सारे लोग हो सकता है
मिस यूज़ करते हों या कहते हों कि जी ठीक है, इसका मतलब है कि अगर नहीं लिखा तो 30 डेज़, और बात भी सही है। अगर कोई बात टैक्स लॉ में नहीं लिखी तो फिर वो वाली बात जो टैक्स पेयर को फेवर करिए वो वाली बात की जाएगी। तो अब यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है कि जब फैसला आ जाएगा इन अपर फोरम से, जुडिशरी से, तो फिर टैक्स आपने फ़ौरन पे करना है। तो ये चीज़ अब ऐड होगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि लॉ को किस तरीके से बहुत स्पेसिफाई किया जाता है हर एक सिनेरियो के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए लॉ में और इसीलिए लॉ, टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेट होता जाता है। पहले सिंपल होता है कि जी ये कर लें, ये कर लें, लेकिन उसके अंदर चूँकि लोग फिर अपना बेनिफिट ढूंढते हैं और कुछ जगहों पर टैक्स अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टैक्स लॉ का मकसद है कि टैक्स रिकवर करके कैश की सूरत में गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, यानी गवर्नमेंट के बैंक में पैसे होने चाहिए, ताकि अगर गवर्नमेंट ने सैलरीज देनी है या गवर्नमेंट ने कोई भी खर्चा करना है तो उनके पास वो टैक्स के पैसे होने चाहिए। तो अगर वो कोर्ट में केस में या टैक्स पेयर की लापरवाही की वजह से लेट होते रहेंगे तो फिर वो सारे पॉइंट्स जो टैक्स पेयर अपने फेवर में यूज़ करते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लॉ में बंद किया जाएगा, उन रास्तों को। इसलिए टैक्स लॉ में कभी कभार टैक्स लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है समझना, क्योंकि बहुत सारी उसमें बातें ऐड होती हैं वक्त के साथ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रेड में। तो ये एक मेन वजह है। अगला सेक्शन जो है, हम कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कर रहे हैं तो हर एक सेक्शन को देख रहे हैं, उसमें जो रेड पोर्शन है उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बाकी पोर्शन को सिर्फ एक नज़र देख रहे हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा लॉ में यहाँ पे ये बात लिखी है, इस वजह से आयरस में या इस वजह से टैक्स वाले इस तरीके से काम करते हैं या इस तरीके से काम करना चाहिए। बहुत दफ़ा टैक्स वाले अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं, तो अगर आपको लॉ पता होगा, रूल्स पता होंगे, तो आप उनको बता सकेंगे कि नहीं ये चीज़ आप बेहतर करें, इस तरह से करें। अच्छा जी, अब रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। तो ये जो सेक्शन है इसका टाइटल ही हम देख लेते हैं। इस सेक्शन में ये बात डिस्कस हो रही है कि अगर टैक्स पेयर से रिकवरी करनी है तो उसकी प्रॉपर्टी, यानी इसमें दोनों चीज़ें शामिल है, उसकी कोई प्लॉट है, घर है, या उसका बैंक अकाउंट, उसकी गाड़ी या कोई और चीज़, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी लिया जा सकता है और उसको अरेस्ट करके भी उसे कहा जा सकता है कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप टैक्स पे करो, और उसका प्रॉपर तरीका ये है। और अगर इसके अंदर कोई रेड टेक्स्ट में कुछ चीज़ होगी तो इसका मतलब है इसमें कोई चेंजेस नहीं की, जैसे चला आ रहा है पिछले सालों में वो। ये जो सेक्शन है एक तरह से इनको आप क्रिमिनल सेक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग जिनके अगेंस्ट अब आउटस्टैंडिंग है टैक्स और उनसे रिकवरी का तरीका बता रहे। इसी तरह रिकवरी फ्रॉम टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो फेडरल लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को कि वो भी इनकम टैक्स रिकवर कर सके, बशर्ते कि प्रॉपरली उसके पास नोटिस हो, उसको बताया हो और उसके एरिया का वो टैक्स पेयर हो। फिर स्टेट इन बैंक्रप्सी का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स दिवालिया हो गया, उसके पास अब इतनी जायदाद या पैसे नहीं है कि वो टैक्स दे सके, तो उस केस में कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा या कैसे माफ़ किया जाएगा। इस तरह कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ सिर्फ चेंज वही है कि इनकम टैक्स लॉ बाकी कवानीन के साथ मिल के जो है चलता है। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 थी, अब पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, तो जगह जगह पे चेंज है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे ये लगी वो ये कि गवर्नमेंट ने ये टाइम निकाला और इस बात को प्रायोरिटी बनाई कि टैक्स लॉ की जो लैंग्वेज है उसमें जहाँ जहाँ भी उनको कॉमा, फुल स्टॉप की, किसी भी वर्ड की या इस तरह कानून के रेफरेंस की गलती नज़र आ रही थी उन्होंने ठीक की। वरना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फाइनेंस एक्ट्स आते हैं और उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, वो करेक्शंस नहीं होती, जिससे पता चलता है कि या तो जल्दी में बने या फिर प्रॉपर अटेंशन से नहीं बनाया। अगर हर साल कानून को की लैंग्वेज ठीक की जाएगी तो तब भी कानून इतनी जल्दी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी, चूँकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उससे अगर टैक्स कलेक्ट करना हो तो फिर उसके डायरेक्टर्स या उसके शेयर होल्डर्स जो 10% से ज़्यादा होल्ड करते हैं उस कंपनी में, उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक सेपरेट पर्सन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं पर्सन है, तो उसके पीछे जो पार्टनर्स वगैरह हैं उनसे
कलेक्ट किया जाता है। तो ये वो सारा सेक्शन है जो बता रहा है कैसे कलेक्ट होगा और किससे होगा, इस तरह करके रूल्स बता रहा है, ताकि वो सिनेरियो अगर अराइज हो इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल से ही होगा। और आपको याद होगा हमने पिछले दिनों डिसीज्ड पर्सन की टैक्सेशन की भी बात की थी, यानी वो शख्स जो एट द टाइम ऑफ टैक्स फाइलिंग उसकी डेथ हो गई हो या उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसकी टैक्स रिटर्न किसने फाइल करनी है और टैक्स लाइबिलिटी किसने पे करनी है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्स पेयर। यहाँ बात आती है कि एजेंट और प्रिंसिपल की, यानी अगर आपने किसी को अपनी फ्रेंचाइज अपनी एजेंसी दी हुई है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, आप इसको बेचें, और फिर आपको टैक्स पे करना है, तो अगर आप टैक्स आप लोकेट नहीं हो रहे तो फिर आपके जो एजेंट्स हैं उनसे भी कलेक्ट हो सकता है। ये रेजिडेंट के केस में भी है और नॉन रेजिडेंट के केस में तो ये और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है कि ऐसे बिजनेसेस जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनकी पाकिस्तान में सिर्फ प्रेजेंस जो है उनके एजेंट्स के थ्रू है, तो उनसे टैक्स अगर कोई भी किसी किस्म का भी टैक्स है, और आपको पता है अभी आगे भी हम देखेंगे विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की आने लगी हैं कि उसमें टैक्स जो है वो नॉन रेजिडेंट से अक्सर ट्रांजैक्शंस पे डिडक्ट करना ज़रूरी है रेजिडेंट की तरफ से जो पे कर रहा है। तो अगर वो उसके एजेंट को डिडक्ट करके दे देता है और फिर भी कुछ कम डिडक्ट हो जाता है टैक्स, या उस नॉन रेजिडेंट की कोई और टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, तो उसके एजेंट से फिर कलेक्ट किया जाता है। तो इसको यहाँ पे कानून में बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है, और इसमें एज सच इस साल फाइनेंस एक्ट 2021 यानी टैक्स ईयर 2022 के लिए कोई भी ख़ास चेंजेस नहीं आई इस सेक्शन में, कह रहा हूँ। सेक्शन 141 लिक्विडेटर कहते हैं जब एक कंपनी को जो है ख़त्म किया जाता है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट किया जाता है और वो उसके एसेट्स बेच के उसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करता है, और आखिर में जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को देता है। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट का राइट होता है, और ख़ास तौर पे इनकम टैक्स का राइट होता है कि वो जो टैक्स उस कंपनी ने पे करना है किसी भी चीज़ पे, विद होल्डिंग के हवाले से हो सकता है, या वो जो है प्रॉफिट्स पे हो सकता है, या किसी और चीज़ पे हो सकता है, वो जो है लिक्विडेटर सबसे पहले गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके लिए भी प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, और उस तरीके का जिक्र जो है यहाँ 141 में बड़ा डिटेल में दिया गया। ठीक है जी। कंपनी को लिक्विडेट करने का सारा लॉ और रूल्स कंपनीज एक्ट 2017 में दिया हुआ है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हमने बनाई थी, आप देख सकते हैं कंपनीज एक्ट 2017 पर टैक्स दोस्ती चैनल पे, और वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 260 तक वो वीडियो है। उसमें एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ सेक्शंस को, जिस तरह इस किया 260 के बाद जो है लिक्विडेशन के सेक्शन स्टार्ट हुए हैं, तो वो चूँकि वो हाईली टेक्निकल है तो वो किसी और टाइम पर। लेकिन ये है कि एक जनरल कंपनीज एक्ट की अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कंपनी क्या होती है और प्राइवेट क्या होती है, सिंगल मेंबर क्या, नेम कैसे रखेंगे, मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, तो आप जाके अभी इस तरह यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि आप लिखें टैक्स टैक्स स्पेस दोस्ती DOSTI दोस्ती स्पेस कंपनीज एक्ट 2017, तो 2 4 5 वीडियोस आ जाएंगी, शायद ज़्यादा भी आ जाए। उनमें वो वाली वीडियो जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री है उसको आप देखेंगे तो वो वीडियो एक घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट से लेके 260 तक को एक्सप्लेन किया है। यहाँ तो हम इन वीडियोस में पार्ट 12 आप देख रहे हैं, इसमें तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा इनकम टैक्स का लॉ देख रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट स्केड्यूल से लेके 14 स्केड्यूल तक भी देखेंगे। और अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो टोटल पेजेस इस डॉक्यूमेंट में जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 594 है, मैं 257 तक पहुंचा हूँ पार्ट 12 में, और आगे देखें आगे के पार्ट्स में एक्सप्लेन होंगे। इसको यहाँ वाइंड अप करेंगे, विद होल्डिंग अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। वो कहता है रिकवरी ऑफ टैक्स बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एसोसिएशन। ये फिर एक नॉन रेजिडेंट मेंबर जो AOP का है वो उससे भी रिकवर हो सकती है। नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और चार्टर, यानी कि वो लोग, वो शिप्स जो पाकिस्तान में आती हैं कुछ कार्गो ड्रॉप करने के लिए, वो नॉन रेजिडेंट होती हैं, तो उनसे कैसे टैक्स रिकवर किया जाएगा उसका तरीका है, क्योंकि उन्होंने भी टैक्स पे करना है। अगर आपको याद हो तो पार्ट 3-4 में हमने बात की थी। इसी तरह नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर, ये कतर एयरवेज़ और ये जितने भी हैं
ये एक तरह से ये जो जहाज़ आते हैं ये सिर्फ पैसेंजर ड्रॉप करते हैं, ये नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इनकी कंपनी जो है पाकिस्तान में, सारों की नहीं लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस रजिस्टर्ड पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होती। इसी तरह असेसमेंट होनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। वो लोग जो सब कनाडा और मुल्कों में इमिग्रेशन के बेसिस पर जा रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब वो वापस नहीं आएंगे, कम से कम 3 से 5 साल तो वापस नहीं आएंगे। तो ये सेक्शन डील करती है कि असेसमेंट ऑफ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान। तो ये कहता है वेयर एनी पर्सन इज़ लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग करंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान। तो कमिश्नर को नोटिस देगा और कमिश्नर जो है फिर उतने महीनों के लिए या पूरे टैक्स ईयर के लिए उसकी असेसमेंट करेगा। और जो है तो इस तरह जो है एक चीज़ से आप बच सकते हैं, और वो ये है कि जो आपके वो लोग हैं जिनकी कंप्लेन है कि जी अब हम पाकिस्तान से चले गए फिर भी हमें टैक्स नोटिस आ रहे हैं अगले सालों के, जी रिटर्न फाइल करें। तो बेसिकली लॉ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो इस सेक्शन को, और याद रखें कि यहाँ पे हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको एक फ्लेवर दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ये कानून में ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमिश्नर को इन्वॉल्व बताए। जैसे एक प्रीवियस सेक्शन देखा था कि जब आपका बिज़नेस ख़त्म होता है तो उस साल आप अपने कमिश्नर को बताएं कि जी, और अपने कमिश्नर को बताने का मतलब है कि आयरस में जब आप एप्लीकेशन देंगे तो जो आपका अप्रोप्रिएट कमिश्नरों का सिस्टम एप्लीकेशन उसी को पहुंचाएगा जिसके अंडर आप काम करें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बेसिकली आप एरिया वाइज होते हैं, आरटीओ रावलपिंडी होता है या आरटीओ मुल्तान होता है, इस तरह करके आप डिवाइडेड होते हैं आपके केसेस। अच्छा, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की है। अब आपको पता है अगर आप पाकिस्तान से परमानेंटली जा रहे हैं तो इस सेक्शन पे कंसल्टिंग लेने के बाद और इस कंसल्टिंग के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा, और जाहिर बात है कमिश्नर भी आपको एक सर्टिफिकेट देगा और फिर सिस्टम में एंटर भी कर देगा। जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो फिर बैंक्स उनको डिसीस्ड एंटर करते हैं तो पता चल जाता है कि अब ये शख्स अवेलेबल नहीं है और इसकी लीगल हेयर्स होंगे या इसका अकाउंट एक सर्टन टाइम के बाद फिर क्लोज हो जाएगा। इसी तरह बात हो रही है रिकवरी की, बात हो रही है मुसलसल कि रिकवरी ऑफ टैक्स, अगर कोई शख्स आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान, ये दो जो प्रोविंसेस कह लें या ये दो एरियाज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनते, इसीलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, जैसे मैंने सेक्शन 1 में बताया था। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान ने अडॉप्ट किया है, उनकी जो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने इनकम टैक्स, पाकिस्तानी इनकम टैक्स का कानून अडॉप्ट किया है। तो यहाँ वो तरीका बताया गया है, और यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक भी नज़र आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन कहने का मतलब है कि ये उन एरिया पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये उसका तरीका है। इसी तरह इंटीमेशन रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे होगी, यानी प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स जो है कमिश्नर अमेंड सर्टिफिकेट इशूड, ठीक इस तरह करके वो बताएगा। इसी तरह आपको ये कुछ इंसेंटिव्स हैं कि अगर आप एरियर्स वगैरह पे करते हैं, ये शायद गुजर गए और अब ये जो है ना लास्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग पे अगले पार्ट में। सेक्शन 146C कहता है असिस्टेंस इन द रिकवरी ऑफ टैक्सेस। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138, इस पार्ट में ज़्यादातर जो आपने यही सेक्शंस देखे 138 से लेके 146B तक, shall apply in respect of assistance in collection and recovery of taxes in pursuit of request from a foreign jurisdiction under a tax treaty, a multinational intergovernment agreement। सिंपल बात कर रहा है कि अगर कोई और जो है किसी और मुल्क की टैक्स अथॉरिटी, IRS है अमेरिका का, या और किसी सिंगापुर की टैक्स अथॉरिटी है या कोई, वो रिक्वेस्ट करें कि जी आपके मुल्क में ये शख्स आया हुआ है या ये कंपनी मौजूद है, इससे हमने टैक्स रिकवर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल भी हो सकती है, कुछ भी, तो आप हमें हेल्प करें। तो ये सारे सेक्शंस 138 से लेके 146B तक जैसे लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से टैक्स रिकवरी कर रही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वही हेल्प उन फॉरेनर्स को भी या फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी या उन मल्टीनेशनल कन्वेंशन के तहत टैक्स अवॉइडेंस की जो है
वो उन गवर्नमेंट्स को भी होगा। तो ये बड़ा अच्छी बात हो जाएगी कि टैक्स लॉ में क्लियरली लिख दिया गया है, वरना ना लिखा होता तो चैलेंज करते अगर किसी शख्स को नोटिस आता और उस नोटिस में ये लिखा होता कि सिंगापुर की टैक्स अथॉरिटी आपसे पाकिस्तान में टैक्स रिकवर कर रही है, इसलिए हमने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर। तो वो अगर अदालत जाते तो अदालत पूछती कि ये बताएं कि टैक्स लॉ में कहाँ लिखा है कि सिंगापुर की या कोई फॉरेन अथॉरिटी या कोई इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट या कोई टैक्स ट्रीटी के बेस पर आप किसी के अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई सेक्शन हमारे लॉ में मौजूद नहीं था। और अब अगर आप एज ए यंगस्टर ख़ास तौर पर इसको सुन रहे हैं और इवन अगर यंगस्टर नहीं भी हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि टैक्स लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपका मेरा फ़ायदा है। जेन्युइन टैक्स पेयर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सिंगापुर के टैक्सेस अवेट करके पाकिस्तान में आएगा या पाकिस्तान के टैक्सेस अवेट करके किसी और मुल्क में जाएगा। ये वो सेक्शंस हैं जो उन लोगों पे अप्लाई होंगे जो हिबिचुअल हैं, जो टैक्स अवॉइड करने की जिनकी आदत हो गई है, जिनकी मजबूरी बन गई है। तो जितना स्ट्रॉन्ग टैक्स लॉ होगा उन लोगों के अगेंस्ट जो टैक्स लॉ को वायलेट कर रहे हैं, जैसे हमने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की डेफिनेशन इस दफ़ा पढ़ी है, ऐड हुई है। ये सेक्शन आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है 146C, जो हेल्प करेगा कि पाकिस्तान भी बाकी कौमों के साथ, बाकी स्टेट्स के साथ मिलके उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करे जो वाकई में टैक्स फ्रॉड करते हैं। नॉर्मली ये होता रहा है कि चूँकि लॉज हमारे मुल्क में स्ट्रॉन्ग नहीं थे और फिर उनकी इन्फोर्समेंट उससे भी कम थी। और ख़ास तौर पे आप जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, टैक्स दोस्ती फ़ैन जो सुन रहे हैं, आप लोग अवेयर नहीं थे टैक्स लॉस के। तो बहुत इजीली से पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ जाते थे और हमारे मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम को और सिस्टम को मिसयूज़ करते थे, जिसके जो है जिसकी पेनल्टी फिर हमें पे करनी पड़ती थी। जैसे FATF में अभी भी हम ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से बाहर जितनी भी पेमेंट सिस्टम्स हैं जैसे पेपैल है और वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते और पाकिस्तानियों को ग्लोबल इकॉनमी में जो है ना कनेक्ट होने का मौका नहीं मिल रहा। और वो इसीलिए क्योंकि टैक्स लॉ को और लॉज को मिसयूज़ किया पाकिस्तानी और फॉरेन लोगों ने, क्योंकि हमारे लॉज कमज़ोर थे। एक तो वो लॉ सही बने भी नहीं थे, जैसे ये सेक्शन अब डला है टैक्स ईयर 2022 में, और वो भी FATF के कहने पे और बहुत सारी बातों पे। तो जब लॉज मजबूत हों, टैक्स पेयर्स जो जेन्युइन हैं वो कंप्लाइंस सही करें, तो वो लोग खुद ही हाईलाइट हो जाते हैं जो टैक्स लॉ ब्रेक करें। चूँकि आप मैं जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दोस्ती आने यूट्यूब चैनल आने से पहले टैक्स लॉ से हम लोग डरते थे। हम कहते थे कि अगर जेन्युइन टैक्स पेयर भी हैं तब भी हम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इससे वो लोग जो टैक्स अवेडर्स थे और टैक्स लॉ को मिसयूज़ करते थे, उनको जो है ना उनके वो हमारे साथ मिल जाते थे और पता नहीं चलता था। फिर यही बात आपको सुनने को अक्सर मिलती थी टीवी पे पहले कि पूरा पाकिस्तान ही टैक्स पे नहीं करता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो इस बात पर मैं यहाँ आपसे इजाज़त लूँगा। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास और पार्ट 12, जिसमें हमने बात की कि रिकवरी ऑफ टैक्स कैसे होती है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो मेरा ख्याल है सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग। थैंक यू वेरी मच।